तो हाय, आज इस वीडियो में हम अपना पूरा वेब डेवलपमेंट का अच्छा सा ओवरव्यू ले लेंगे और कुछ टर्म्स मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि जिस टर्म्स में मुझे प्रॉब्लम थी और शायद उसका एक अच्छा पता होगा तुम्हें, तो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आया कि इन टर्म्स के बारे में पता है। तो चलो अब बताती हूँ। सबसे पहले तो उन टर्म्स को समझने का ना मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। अगर तुमने थोड़ा-सा भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी ना खुद से वेब डेवलपमेंट के बारे में पहले से, तो तुमने ये 2 टर्म ज़रूर सुनी होंगी, स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनामिक वेबसाइट। और अगर नहीं सुनी ना, तो इसमें कोई बात नहीं कि अरे! मैंने तो सुनी नहीं, मैं बता रही हूँ, ठीक है? अच्छे से बताऊँगी। तो 2 चीज़ें होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। इनमें फ़र्क बताती हूँ। स्टैटिक वेबसाइट ना तुम्हारी वो होती है, जो सिर्फ़ रीड ओनली होती है। जैसे मान लो तुम्हारे आस-पास कोई छोटी-मोटी दुकान है। वो दुकानदार चाहता है कि मैं अपनी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे देना चाहता हूँ। तो वो छोटी-सी बस एक रीड ओनली वेबसाइट बना सकता है कि वो उसकी दुकान का काम क्या है और वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता है, एड्रेस और ईमेल वगैरह दे सकता है। तो ये बस कोई भी हम खोलेंगे नॉर्मल यूज़र्स और देखेंगे और पढ़ के फिर हम एड्रेस नोट कर लेंगे या फिर फ़ोन पे उसको कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। तो ये रीड ओनली वेबसाइट है। ये होती है स्टैटिक वेबसाइट्स जिसपे यूज़र कुछ करता नहीं है, सिर्फ़ रीड करता है। लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम ऐसे ये जो वाली वेबसाइट्स हैं, इनमें क्या होता है हम जाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, एक्चुअली हम इंटरैक्ट करते हैं, है ना? तो जहाँ पे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं वो हमारी हो गई डायनामिक वेबसाइट, ठीक है? अब ये वाली चीज़ें समझ आ गई, अब मैं समझाती हूँ वो टर्म्स जो मैं बोल रही थी। वेब ऐप, वेब पेज और वेबसाइट। ये 3 टर्म्स जो है ना, मुझे पहले मैं ना तीनों का कहीं भी मतलब आँख बंद करके मुझे लगता था तीनों चीज़ सेम ही है, कहीं भी पढ़ रही हूँ मैं बस पढ़ी जा रही हूँ, तीनों को एक समझ के। इसीलिए काफ़ी बार वो बोल कुछ और रहे होते थे और मैं कुछ और ही समझती थी। तो इसीलिए अब मैं इनका मतलब बताती हूँ और ये अलग होती हैं। थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस है, लेकिन ये अलग हैं, तो हम एक नहीं बोल सकते, तो इनका मतलब भी अलग हो जाता है। तो देखो, एक वेब पेज होता है सिंपल एक पेज। जैसे ट्विटर को खोलो, तो उसपे जो तुम्हारी प्रोफ़ाइल पेज है, जो तुम्हारा होम पेज है, ये एक-एक पेजेज़ है ना, तो जो एक पेज है ना, वो है हमारा वेब पेज। वो सिंपल एक पेज, सिर्फ़ इतना होता है, इसमें ज़्यादा मत घुसो। मुझे पता है तुम सोचोगे ये क्या बता रही है, लेकिन जिसे कन्फ्यूज़न है ना, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को थी इसलिए मैं नहीं चाहती किसी और को हो। वेब पेज होता है सिंपल एक पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर का होम पेज एक वेब पेज है और इंस्टा का प्रोफ़ाइल पेज एक वेब पेज है। लेकिन अब वेबसाइट और वेब ऐप्स क्या होती हैं, वो देखो। इन सिमिलर वेब पेजेस का एक जो कलेक्शन है ना, वो होती है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन। अब पूछोगे जब ये एक ही है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन तो अलग-अलग नाम क्यों है? अब देखो, वेबसाइट टर्म का हम मोस्टली यूज़ तब करते हैं जब हम एक स्टैटिक वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं, ओके? अब तुम्हें मैंने बता दिया स्टैटिक और डायनामिक में, तो इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना। अगर नहीं सुना तो पीछे करके देख लो। जो वेबसाइट टर्म का हम यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए यूज़ करते हैं और वेब एप्लीकेशन टर्म का हम यूज़ तब करते हैं जब हम डायनामिक वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। अब ये वाली टर्म्स आती है, अब मैं ओवरव्यू बताती हूँ डेवलपमेंट का। तो देखो, किसी भी वेब एप्लीकेशन में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक है हमारा फ्रंट एंड, एक है हमारा बैक एंड और एक है हमारा डेटाबेस। अब देखो मैं ना स्लाइड्स पे तो बताऊँगी नहीं, जैसे तुमने हर वीडियो में देखा होगा वो 3-4 स्लाइड्स आगे-पीछे करते हैं और क्योंकि मैं सो जाती थी उतने में, इसलिए मैं वैसे नहीं करा रही, मैं अपने तरीके से कराऊँगी कि तुम्हें देखने में मज़ा आए। और ट्विटर तो सब चलाते होंगे और चलाया करो, अगर नहीं चलाते अच्छा है, अपडेटेड रहते हैं और टेक ट्विटर जॉइन करो। तो ट्विटर पे जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, जब हमने इस लिंक पे क्लिक किया ना, तो क्या हुआ हमारी रिक्वेस्ट सीधा गई ट्विटर के सर्वर पे, बैकएंड पे, जिसे हम सर्वर साइड बोलते हैं। वहाँ पे गई और उसने बोला अच्छा रिक्वेस्ट कर रहा है होम पेज कोई माँग रहा है। ये होम क्या है? वेब पेज, ठीक है? तो ये होम क्या है? वेब पेज। और ये ऐसे ही बहुत सारे पेजेस के कलेक्शन है जो है एक वेब एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ट्विटर एक इंटरैक्टिव साइट है, इसलिए ये वेब एप्लीकेशन बोलोगे, इसे ज़्यादा टेक्निकली जब बोलोगे, ठीक है? तो अब
ट्विटर ने मेरे को दे दिया मेरा ये होम पेज। अब ये जो इन्होंने दिया है ना, ये जो मुझे दिख रहा है, ये है फ्रंट एंड, ठीक है? ये है फ्रंट एंड और फ्रंट एंड में अब मैं बताती हूँ ये फ्रंट एंड है, ये समझ आ गया। अब फ्रंट एंड में होती हैं 3 चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रही हूँ, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अभी शान से सुनना, अगर जिसने थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया ना वो हो जाएगा कि ये सही से नहीं बता रही, रिएक्ट भी कुछ होता है, ये भी वो कुछ होता है। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जब मैंने इतनी सारी चीज़ें साथ में सुनी थी ना, मैं घूम गई थी और मैं यहाँ पे घुमाना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल आराम से बताऊँगी सारा, बस एंड तक देखना वीडियो, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फ्रंट एंड 3 चीज़ों से होता है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। अब इनका काम बताती हूँ। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना लिखा हुआ कि ऊपर क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, बेसिकली स्ट्रक्चरिंग, तो ये स्ट्रक्चरिंग जो है और ये जो लिखा हुआ है, ये हमारी जो मार्कडाउन है, वो है एचटीएमएल का काम। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ठीक है? तो एचटीएमएल का बेसिक काम क्या है? स्ट्रक्चरिंग देना। फिर आता है हमारा सीएसएस, स्टाइलिंग्स के लिए और लेआउट्स के लिए। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इन सब का भी मतलब है, पूरा बताऊँगी आगे जब हम करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो सीएसएस का बेसिक काम क्या है? हमारे वेब पेज को एक्चुअली वेब पेज ही है, तो इसको स्टाइलिंग देना। फिर आती है हमारी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ही मस्त है। उसका काम क्या होता है? जैसे मैंने ये फ्रंट एंड है, मेरे को दिख रहा है, ये प्रोफाइल, इस पे माउस करके कुछ हो रहा है, ये सब सीएसएस का काम है। इस पे क्लिक करके जो हो रहा है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट का काम है कि जब मैंने क्लिक किया, तो फिर उन्होंने बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट मारी कि भाई अब ये लड़की अपना क्या माँग रही है? प्रोफाइल पेज माँग रही है। तो बैकएंड ने फिर मेरे को मेरा प्रोफाइल पेज दे दिया। तो ये जो हुआ ना, ये बैकएंड ने किया, लेकिन ये जो क्लिक करके रिक्वेस्ट गई, ये जावास्क्रिप्ट से गई है, ठीक है? तो अब मैंने बता दिया एचटीएमएल का काम, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का काम, इतना ही होता है। अब बाकी डीप में हम जब करेंगे तो करेंगे। लेकिन अब जिनको ये है कि यार रिएक्ट भी होता है कुछ और टेलविंड, बूटस्ट्रैप और तुम्हारे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, व्यू। अब बताती हूँ वो क्या है। जब हम सिर्फ ये चीज़ यूज़ करते हैं ना, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, और जब जावास्क्रिप्ट के साथ हम और कोई थर्ड पार्टी या कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हम बोलते हैं वेनिला जावास्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? वेनिला जावास्क्रिप्ट। लेकिन इससे क्या होता है, हमें बहुत कोड लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन हमारे काम को ईज़ी करने के लिए ही हम डेवलपर्स ने ही बनाए कुछ लाइब्रेरीज़ और कुछ फ्रेमवर्क्स। तो जो फेसबुक है, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है रिएक्ट, तो रिएक्ट वो है, ठीक है? और बहुत सारे टूल्स, लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स हैं, किस लिए? वो उनमें घूमो मत, वो हमारे काम को ईज़ी बनाने के लिए ही हैं। तो अभी सिर्फ़ इतना रखो माइंड में कि फ्रंट एंड सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट है और बाकी सारी चीज़ें हमारी फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज़ और टूल्स हैं, जो हमारे ही काम को ईज़ी बनाने के लिए बनाई हुई हैं, ठीक है? तो जब हम ये एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कवर कर लेंगे ना, फिर उसके बाद मैं खुद बताऊँगी कि देखो ये प्रॉब्लम आ रही है और इसके लिए अब ये टूल यूज़ करेंगे। तो इसलिए उसकी चिंता मत करो और मैं अभी बस इतना बता रही हूँ कि हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि रिएक्ट मेरे को इसलिए लगा रिएक्ट करना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत एक तो फेमस है और दूसरा उसके रिसोर्सेज़ काफ़ी अवेलेबल है कि जब एरर्स भी आते हैं ना, तो एक्चुअली सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। मुझे लगा, इसलिए मैं तो रिएक्ट कराऊँगी और रिएक्ट अच्छा भी है। बस फ्रंट एंड हो गया। अब आता है बैक एंड। तो भाई जब मैंने बैक एंड स्टार्ट किया था ना, जब मैंने सर्च किया था, तो मुझे लग रहा था कि मैंने जितनी लैंग्वेज आज तक सुनी है सारी बैक एंड में घुसा दी। जावा घुसा दी, जावास्क्रिप्ट घुसा दी, मतलब नोड जेएस घुसा दी और पाइथन घुसा दी। तो कन्फ्यूज़ मत होना, और उन सब के साथ-साथ और भी कुछ चीज़ आ गई, जैसे एक्सप्रेस, फ्लास्क, जेंगो, लारावल, स्प्रिंग बूट, पता नहीं क्या-क्या, बहुत दिमाग घूमता है, लेकिन वो सच में वो बस घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सॉर्टेड है। हम बैकएंड में एक लैंग्वेज कोई-सी भी अपनी पिक कर सकते हैं और वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे अगर तुम्हें फास्ट चाहिए तो तुम पाइथन लगा लो, लेकिन अभी हमें नीड्स की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो हम कोई-सी भी एक चुन सकते हैं। तो मैं अपना नोड.जेएस करूँगी, क्यों? क्योंकि नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट ही है। तो हमें कोई और सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावा से हमने फ्रंट एंड में करी होगी।
तो हम सीधा Node.js पकड़ेंगे और अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और जैसे Node.js है वैसे ही तुम पाइथन लगा सकते हो, वैसे ही तुम जावा और पीएचपी भी लगा सकते हो। अब कुछ होता है, कुछ कोड होते हैं जो हमें हर बार लिखने ही पड़ते हैं। जैसे Node.js में हमें बैकएंड में सर्वर क्रिएट करना ही पड़ेगा। अब इसमें मत घुसना, डरना मत कि सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, ईज़ी होता है। लेकिन हर वेबसाइट में सर्वर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, कुछ रिक्वेस्ट हैंडल करनी ही पड़ेंगी। तो बार-बार हमें इतना कोड ना लिखना पड़े इसलिए कुछ फ्रेमवर्क्स बना दिए, ठीक है? तो Node.js का फ्रेमवर्क क्या है? एक्सप्रेस। पाइथन का क्या है? फ्लास्क है और जेंगो है। और फ्रेमवर्क्स भी वही, फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हो सकते हैं तो इसलिए उनमें मत घूमो। और सब कुछ तुम नहीं कर सकते, जब तुम्हें नीड होती है ना तब तुम उस हिसाब से करते हो। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम Node.js और उसका फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, हम वो करेंगे। ये हो गया बैकएंड का। अब होती है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस में मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रही तो बहुत लंबा जाएगा। एसक्यूएल, नो एसक्यूएल बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इतना बता रही हूँ, हम MongoDB यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ईज़ी है करने में और मज़ेदार है। और बाकी डेटाबेस तो बहुत आगे आएगा, अभी तुम इतना सीखो और बस अब हो गया। तो फटाफट बता रही हूँ, मैंने बता दिया स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है, और वेब ऐप, वेब पेज और वेबसाइट इनमें फ़र्क बता दिया। फ्रंट एंड बता दिया और HTML CSS जावास्क्रिप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसी हिसाब से करेंगे, ज़्यादा मत सोचना। बैकएंड में बता दिया और डेटाबेस बता दिया। अब बस अगली वीडियो से हम अपना सेटअप करेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू।